दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए सोवियत संघ के विघटन के कारण लेकर के आए हैं, जो कि दुर्विधा के अंत चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके जो मेजर जो कारण थे वो क्या कारण रहे, उन कारणों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो क्या कारण रहे कि लोगों ने या फिर लोगों की वजह से या फिर किन कारणों की वजह से उसका जो है अंतिम समय आ गया। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। सोवियत संघ में सबसे बड़ी कमी ये रही कि लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो वो सरकार से चाहते थे, वो जो है पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है कि लोगों की आकांक्षा या इच्छाओं का जब तक पूरा ना होते, जब तक लोग संतुष्ट नहीं होते। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो अगर सरकारें लोगों वादे करती हैं, उनको ना पूरा करके, उनकी आकांक्षाओं को मार करके वो दोबारा से खड़ी होती हैं, तो क्या होता है, जो जनसत्ता जनाधार जो होता है वो उनके विपक्ष में आता है, मतलब उनके विपरीत आता है। सो इसीलिए उस समय भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करने की वजह से लोग बाग उनसे संतुष्ट नहीं थे। और नौकरशाही पर सिक्का शिकंजा, जो नौकरशाही थी, मतलब जो मोटे पार्टी के लोग थे, मेन जो लोग बाग थे, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन लोगों का क्या था, पूरा दबदबा रहता था हर चीज़ में। वो क्या करते थे, अपनी मनमानी चलाते हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी थी, वहाँ पे कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष नहीं होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से वहाँ के जो सत्ता थी उसमें दोष उत्पन्न हो गए। इसीलिए वहाँ के जो लोग बाग हैं इस चीज़ से परेशान हो गए। तो क्या होगा, तो विघटन तो अपने आप ही होगा। तो ये भी मुख्य कारण माना जाता है। इसमें कहते हैं हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा होना। अब जन कल्याण के कार्य को कम करते हुए अत्यधिक खर्चा जो है हथियारों पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है सोवियत संघ के विघटन का माना जाता है। साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना। कारण ये था कि जब हथियारों पर ज़्यादा खर्च करेंगे और प्रौद्योगिकी पे कम पैसा खर्च करा जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लोग बाग जो है इस चीज़ से नाराज़ होंगे, और साथ में ही इनके जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा था। और जो अमेरिका या यूएसए की तरफ वाले लोग थे वो ज़्यादा विकसित होते जा रहे थे, वो डेवलप होते जा रहे थे, और जिसके कारण से यहाँ के लोगों का जो है डेवलपमेंट चालू हो गया, मतलब कि ये दोबारा से है विकसित से होने लगे। और रूस का दबदबा ज़्यादा रहने लगा यूएसएसआर के अंदर, क्योंकि एक वो महत्वपूर्ण देश माना जा रहा था। और साथ में जो है अर्थव्यवस्था का रुक जाना। उस समय क्या हो रहा था, अर्थव्यवस्था पे एक बंद सा लग गया था। अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से, जिसे कहते हैं, वो रन कर रही थी। ये भी कारण एक माना जाता है। लोगों में आज़ादी की भावनाओं का उठना। लोग वाग क्या चाहते थे, अब इस शासन से वो उग चुके थे एक तरीके से, तो वो चाहते थे कि हम भी आज़ाद हों, हम भी अपनी मतलब सरकार खुद चुन सकें, या फिर लोकतंत्र की भावना एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके अंदर जागने लगी थी। और वहाँ के उस समय के तत्कालीन कारण जो थे, जो कि किसी को ही नहीं पता, लोग बाग जो अपनी आज़ादी वगैरह जो थी कार्टून वगैरह से अभिव्यक्त करते थे, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की इच्छा उभरने लगी थी। क्या करें, क्योंकि वहाँ तो एक ही पार्टी का शासन होने के कारण किसी को भी वो क्या करते थे, आज़ादी ही नहीं देते थे। ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी थी उन्हों की। तो इसीलिए ये जो मुख्य कुछ कारण बनते हैं, जो कि इनमें से और कारणों में से ये है, तत्कालीन कारण तो हो गया, लोगों के मन में आज़ादी की भावना का उभरना। तो वो क्या करते थे, लोकतंत्र की सोचते थे, वो डेमोक्रेसी के बारे में सोचते थे कि मतलब यहाँ जो है ये एक ही जो पार्टी का शासन है, जो इसे भी समाप्त होना चाहिए, और यहाँ पे भी लोकतंत्र आना चाहिए, जिससे कि हम भी अपनी सरकार खुद चुन सकें और अपने देश का विकास कर सकें। क्योंकि हर देश के नागरिकों का सपना होता है कि उनका देश जो है बहुत आगे जाए। और साथ में जो गोरबाचेव की कुछ सुधार नीति जो थी उन्होंने जो लागू करी थी, वो भी एक घातक सिद्ध मानी जाती है, क्योंकि वो सोचते थे कि सोवियत संघ की उन्होंने बागडोर संभालने के बाद में सोचते थे कि मैं कुछ नीतियों को लागू करूँगा जिसकी वजह से सोवियत संघ में क्या पता कुछ सुधार आ जाए। तो उनके नाम है पेरेस्ट्रोकाइट और ग्लास्तोनोइस। ये चीज़ है ग्लास्तोनोस्ट, आपको ये एक नंबर में
कभी कभार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे नोट्स को, जितने भी नोट्स हैं आपको, वो सारे के सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप जो पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरे जो पार्ट है ना, इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो नोट्स का डाल दूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में जो आपको अरब स्प्रिंग वाला जो न्यू टॉपिक है ना, वो मैं अलग से एक वीडियो में कराऊँगा पूरा का पूरा कवर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जब सोवियत संघ बना, उनके उभर लिया, सब कुछ हो गया, विघटन के कारण देख लिया हमने कि किन कारणों से वो उसका विघटन हुआ। और साथ में एक पॉइंट ये भी आता है कि जो सोवियत संघ है उसके विघटन के परिणाम क्या हुए, क्या चीज़ें ऐसी हुई जो कि इसके परिणाम मानी जाती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। शीत युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 1945 से ही मानी जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए इसे मानी जाती है। तो साथ में मैं आपको जैसे बताऊं कि अमेरिका का वर्चस्व की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और आपके सामने जैसे कि आपको पता ही होगा, यूएसए और यूएसएसआर जो है, दो महाशक्तियाँ उभर जाती हैं। यूएसएसआर, दो महाशक्तियाँ हो जाती हैं समाज के अंदर। तो साथ में क्या होता है, दो महाशक्तियाँ होती हैं जिसमें एक अमेरिका हो जाती है। और साथ में इस समय क्या बोलते हैं, हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा होती है, और हथियारों की होड़ के साथ साथ में सोवियत संघ का अंत जो है वो भी होता है साथ में। और सोवियत संघ का जो अंत होता है वो आपको पता ही होगा 1991 माना जाता है। और साथ में इस समय क्या होता है, 15 देश जो कि सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, जो कि इनका जुड़ाव जो था सोवियत संघ के साथ था, वो भी टूट जाता है। और इस समय वह स्वतंत्र माने जाते हैं। जो कि उनके अंदर भावना उठ रही थी वो जो है कुछ समय बाद जा कर के पूरी हो जाती है। तो रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। जो सोवियत संघ था उसका उत्तराधिकारी कौन माना जाता है, रूस को माना जाता है, क्योंकि रूस जो है प्रमुख नेतृत्व कर रहा था इसलिए। और समाजवादी जो उनकी विचारधारा थी उसको एक झटका लगता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, पूंजीवादी जो कैपिटलिज्म है उसको क्या बोलते हैं, विरोध में होते हैं। पर क्या बोलते हैं, उन्हें उस समय उस विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवादी विचारधारा पर बल देना पड़ता है। तो इनका जो एम था वो एक तरीके से अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि विश्व को एक ये पूंजीवादी विचारधारा से साम्यवादी विचारधारा की तरफ शिफ्ट करने की जो बात करते हैं, वो जो इनका सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। और साथ में मैं बताऊँ आपको, रूस में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अपने गंदे कारनामों की वजह से एक तरीके से बैन लग जाता है, इस पर प्रतिबंधित हो जाती है एक तरीके से। और सोवियत संघ से आज़ाद होकर, जो सोवियत संघ में से जो देश आज़ाद होते हैं, उन्होंने अपने अपने देशों में लोकतंत्र को अपना लिया था। और लोकतंत्र को अपना करके वो बहुत खुश थे, तथा पूंजीवाद को अपनाया, लोकतंत्र अपनाया और पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया। और साथ में जो रूस था, मैं आपको बताऊं कि जो रूस था उसने, रूस को भी सभी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे। और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, मतलब उसे वीटो का भी अधिकार मिल गया। वीटो पावर किसको, रशिया को। साथ में क्या बोलते हैं, उसके अधिकार ज़्यादा थे क्योंकि वो उत्तराधिकारी के रूप में माना गया था एक तरीके से। रूस जो था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया था। और साथ में मैं आपको बताऊं, जो संधियां जो थी सोवियत संघ द्वारा की गई थी, वो सारी की सारी संधियां अभी रूस जो निभा रहा था, क्योंकि जितना भी दायित्व था वो सब रूस के ऊपर आ गया था। साथ में वो परमाणु संपन्न देश का भी दर्जा उसको मिला था, रशिया को। तो आपको मैंने इतना बताया। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि शॉक थेरेपी का तो आपने नाम सुना ही होगा कि शॉक थेरेपी क्या थी। सो शॉक थेरेपी क्या थी, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, वो सब देखेंगे इसमें हम, इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी थी क्या। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना, मतलब किसी को झटका दे देना, उसके बाद उसके को इलाज कर देना। तो ये इस नीति या इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो नए देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का जो है कि मतलब अपनाने की होड़ लग गई। तो क्या कर रहे थे, अपने यहाँ पर जितने भी सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे थे। तब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसने शॉक थेरेपी का एक निर्माण किया, मतलब एक तरीके का प्रोसेस बनाया जो कि इसके तहत ये है जो कार्य कर पाए। इस तरीके का इन्होंने निर्माण किया जो कि एक प्रोसेस जो है उसके तहत ये कार्य कर पाए। सो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो क्योंकि सोवियत संघ जो है समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था पर बना हुआ था, इसीलिए वहाँ सभी उद्योग जो थे वो सरकारों के अधीन थे, सारे के सारे जो अधिकार थे वो सरकारों के पास थे। और अब सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अपनाई जाने लगी। अब जितने भी देश थे वो क्या कर रहे थे, जितने भी देश थे विघटन होने के बाद वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे थे, जानी की स्थापना होने लगी, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जाने लगी। तो शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को जो है, जितने भी सरकारी उद्योग थे, निजी हाथों में बेचने का एक तरीके का ये प्रावधान था। मतलब आपको मैं आसान भाषा में बताऊं तो, जो दूसरे शब्दों में कहूं तो, कि गवर्नमेंट जो सेक्टर था उस समय का, उसको प्राइवेट सेक्टर में बदलने की जो है एक तरीके की प्रोसेस चालू हो गई। जो ये प्रोसेस थी इसको हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगर आसान भाषा में आपसे पूछे कि क्या कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जितना था, जितनी भी मतलब जब कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे प्रतिबंधित हो गई, बैन लग गया उस पर, तो क्या होगा, जब लोकतंत्र अपनाया जाएगा तो वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्यरत हैं, उन्होंने क्या करा, एक शॉक थेरेपी नाम का एक मॉडल प्रस्तुत करा। उसमें क्या करा गया, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर जो था साम्यवाद का, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो उसको प्राइवेटाइज करने का एक जो है ये वो था मॉडल, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं, मैं आपको उद्देश्यों के बारे में बता देता हूँ। शॉक थेरेपी के उद्देश्य, पहला इसका ये है, राज्य की संपदा का निजीकरण करना। जितनी भी संपदा थी राज्य की, उसको क्या करना, निजी हाथों में बेच देना। और इसमें क्या कर रहा था, मुक्त व्यापार, जो कि इसकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था, उसको अपनाना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र की ओर जा रहे थे। लोकतंत्र में क्या करते लोग बाग, और लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को रखते हैं, और मुक्त व्यापार में क्या करते हैं, सब फुल फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड। और जो कि वर्तमान में देश जो हैं ये अपनाते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने के वास्ते तो वैसे भी ये मुक्त व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में अगर अपने देश का विकास करना है तो ये पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पश्चिमी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इन्होंने क्या करा, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा, जो कि ये पहले नहीं करना चाहते थे। पर इनका जो कॉन्सेप्ट था ये कमज़ोर पड़ने लगा, तो इनको ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ी। और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे, पूरी तरीके से ये जो थेरेपी थी या फिर ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो है नाकाम रह गया, ये सफल नहीं हो पाया। और रूस का औद्योगिक ढांचा बिल्कुल टूट गया, बिखर गया। और उनकी जो रूसी मुद्रा थी वो भी बिल्कुल गिर गई। सो रूस की मुद्रा, रशिया की जो मुद्रा थी वो आप पता चल गया होगा, रूबल के नाम से जाना जाता है। एक नंबर में कभी कभार ये सवाल पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये हो गया, रूसी मुद्रा जो गिर गई। फिर उसके बाद समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी, जो भी उनका जो चल रहे थे प्लान वगैरह, सब बर्बाद हो गए। और बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया गया। लोग वागों ने ऐसी, मतलब जिसकी कीमत जो है, सपोज कीजिए कीमत X है और वो सस्ते में बिक गई, पर फिर भी बताओ, तो सोचो आप कि कितनी बड़ी गंदी है, बहुत बुरी स्थिति रही होगी उस समय। और साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि आर्थिक विषमता जो है बड़ी देशों में जो थी, असमानता थी। अमीरों ने क्या करा था, अमीरों तथा गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो गए थे। अमीरों ने क्या करा, गरीबों से क्या बोलते हैं, इस सेल में भाग लेने का जो मतलब उनको अथॉरिटी मिली हुई थी वो ले ली थी। उन्होंने कुछ पैसों के लिए वो दे भी दी थी। साथ में मैं बताऊं, उस समय खाद्यान्न संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया था। काला बाजारी जो थी अपने चरम पर थी। और साथ साथ में इतिहास में इसे सबसे बड़ी गिरास सेल के नाम से जाना जाता है। एक नंबर में सवाल पूछ लेता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरास सेल क्या थी। इतिहास में सबसे बड़ी गिरास सेल का मतलब ये है कि औने बोंदे दामों पर जो कंपनियां बेची गई थी उसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गिरास सेल के नाम से जाना जाता है, और अभी तक की ये सबसे बड़ी है। और शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गिरास सेल कहा जाता है, जैसे कि आप ये देख ही पा रहे होंगे, साथ में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कहा जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम, यानी कि कबाड़ के भाव में बेच दिया गया था।
क्योंकि उस समय बस स्थिति ऐसी थी कि क्या कर सकते थे। पर अब मैं बताऊँ आपको कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा होने का भी कारण है ना, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इस सेल में नाम भाग लेने वाले लोग सभी नागरिकों को अधिकार पत्र जो है, एक तरीके का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कराया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और ये अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा काला बाजारियों को बेच दिए गए, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ पैसों की जो थी ज़रूरत थी, और साथ ही साथ वो उनके साथ में पैसों की ज़रूरत थी, तो क्या करते, साथ साथ इस स्थिति को भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनकी वो टूट चुके थे अंदर से पूरी तरीके से, इस सेल को में भाग ले सकें कि वो आएँ और अपना भाई बोली लगाएं या कुछ भी करें, क्योंकि तो देश बिखर गया, क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साम्यवादी देश थे और भारत, इनके बीच में क्या संबंध थे, किस तरीके से ये अपनी चीज़ों को निभाते थे, वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। कि सबसे पहला पॉइंट आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत तथा साम्यवादी देश जो थे, देशों के बीच में संबंध जो है शुरू में अच्छे रहे थे, और जो रूस था वो शुरू में से ही भारत की मदद करता रहता था। और जैसे कि आपको पता ही होगी, भारत की मदद तो 1971 में भी करी थी, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय पे, जब आप उसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा ज़रूर। सो वो ज़्यादा मैं नहीं गहराई में जाते हुए आपको बताता हूँ। दोनों का सपना जो है बहुध्रुवीय विश्व बनाना है। वो क्या बोलते हैं, बहुध्रुवीय विश्व, मतलब कि विश्व में कोई एक महाशक्ति या एक केंद्र ना हो, कहने का मतलब ये है। और दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों देश जो है लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। 2001 में कितने समझौते हुए, 80 समझौते हुए। और भारत जो है रूसी हथियारों का बहुत बड़ा वाला खरीदार है। वो क्या करता है, ज़्यादातर जो बहुत बड़ी मात्रा में रूसी हथियारों को खरीदता है जो भारत है। और भारत में रूस से तेल का आयात किया जाता है। भारत क्या करता है, जो इसका मतलब एक्सपोर्टर भी है ऑयल का, बहुत बड़ा वो भी, जो कि रशिया से लेता है। और वैज्ञानिकी योजनाओं में भी रूस की मदद करता है और मदद लेता भी है। और इसी तरीके से इसी चीज़ का परिचय देते हुए रूस ने भी कश्मीर मुद्दे को यूएनओ में उठाया और उसका समर्थन भी किया था, कि क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी बात है। सो ये थी आज की बातें कुछ, तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में आपको मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अरब स्प्रिंग वाली जो वीडियो है मैं आपको अगले इसमें टॉपिक में उसे सेपरेट करा दूंगा। और आपको अगर कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।